नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में मैं मुकेश सर आज फिर से उपस्थित हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री के एक नए टॉपिक कार्ल मार्क्स एवं समाजवाद लेकर के, जिसमें हम देखेंगे समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, यूटोपियन समाजवादी कौन थे, कार्ल मार्क्स को यूटोपियन बनने से किसने बचाया, 1 मई को मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आज इन सभी तथ्यों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समाजवाद। समाजवाद या सरकार या जो निजी संपत्ति है इसके विभेदीकरण की बात करता है। समाजवाद चाहता है कि जो संपत्ति है वह सार्वजनिक हो, सबके लिए हो, कल कारखाने, उद्योग धंधे यह सब सरकार के अधीन हो, यानी जिसपे बराबर सबको हक मिल सके। समाजवाद एक विचारधारा है जो औद्योगिक क्रांति के समय बन पाई और 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो जो पूंजीपति वर्ग थे वे उद्योग धंधे, कल कारखाने जहां तहां लगने लगे और छोटे मोटे जो कुटीर उद्योग धंधे थे समाप्त हो गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब 2 ही वर्ग संपूर्ण यूरोप में, एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। पूंजीपति दिन प्रतिदिन मजबूत और समृद्ध होते जा रहे थे और श्रमिक का आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। श्रमिकों के पास कोई अधिकार नहीं थे, वे अपना संगठन भी नहीं बना सकते थे और वैसे में उनकी आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति में कुछ राष्ट्रभक्त, कुछ विचारक और लेखकों का प्रादुर्भाव होता है और एक नई विचारधारा समाजवाद का जन्म होता है। सोशलिज्म, समाजवाद को इंग्लिश में सोशलिज्म बोलते हैं, सोशलिज्म का जन्म होता है। और इन महान विचारकों में आपको ज्ञात होगा कि सबसे समृद्ध फ्रांस हुआ करता था। तो फ्रांस के 3 विचारक, सेंट साइमन, फॉरियर, लुई बला और एक ब्रिटेन के विचारक रॉबर्ट ओवन, ये पूंजीपतियों और श्रमिकों के पारस्परिक संबंधों के संबंध में अपना सिद्धांत देते हैं और यह सिद्धांत समाजवाद के रूप में जाना जाता है। और इनका जो समाजवाद का सिद्धांत है यह मार्क्सिस्ट के पहले का सिद्धांत माना जाता है। इसके बाद में मार्क्स का आगमन होगा। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन। ये सभी को यूटोपियन कहा गया क्योंकि ये सभी असफल रहे और आप एक लंबा ख्वाब देखें, एक लंबा प्लान बनाएं और वह प्लान अगर फेल हो जाए तो कहा जाता है कि खाली सपना देखते हैं, स्वप्नदर्शी हैं, धरातल पर आपसे कोई काम नहीं होता है। ये लोग को भी इसी तरह संबोधित किया गया। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट साइमन। ये समाजवादी विचारधारा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने कहा था कि समाज को इस ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे की शोषण करने की बजाय सभी मिलकर के इस प्रकृति का दोहन करें और समाज को चाहिए कि निर्धन वर्ग को भी भौतिक और नैतिक कार्यों में बराबर का हिस्सेदार बनाए। और उन्होंने यह भी घोषणा किया कि प्रत्येक व्यक्ति को
उसकी क्षमता के अनुसार और उसके कार्यों के अनुसार उसका मेहनताना मिलना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार उसको कार्य, और जितना कार्य करे उतनी मजदूरी उसको मिलना चाहिए। और यह समाजवाद का प्रारंभिक और मूलभूत नारा बना। एक और यूटोपियन विचारक चार्ल्स फॉरियर, ये चार्ल्स फॉरियर भी फ्रांस के थे और इन्होंने विरोध किया। इनका मानना था, ये दो कल कारखानों के विरोधी थे, इनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर और कस्बों में ही काम करना चाहिए और एक फ्लांस, एक संघ बना करके रहना चाहिए। लेकिन इनकी योजना भी असफल हो गई। तीसरे यूटोपियन देखेंगे लुई फला। लुई फला जो थे, इनको लुई बलाम भी कभी कभी कहते हैं, ये थोड़ा सा अलग किस्म के थे और एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया। इनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार करना चाहिए। यह थोड़ा सुधार कार्यक्रम और व्यवहारिक थे। चौथा जो थे रॉबर्ट ओवन, इनकी कहानी थोड़ा सा दिलचस्प है। ये यूटोपियन चिंतक और उद्योगपति थे, ब्रिटेन के रहने वाले उद्योगपति थे। बहुत सारे इनके कल कारखाने चलते थे और इनका जो कल कारखाना था उसी हिसाब से चलता था जैसे अन्य लोगों का, मजदूरों का शोषण, निरंकुशता से काम लेना। तो इन्होंने एक प्रयोग किया और यह प्रयोग था, इन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क, स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क में कंपनी स्थापित किया इन्होंने। और इस कंपनी में उन्होंने श्रमिकों को अच्छा वेतन, अच्छी सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, लंच की सुविधा, काम करने के घंटे कम, बीमार पड़ने पर छुट्टी, पेमेंट नहीं काटना, थक जाने पर आराम करने की सुविधा, यानी टोटल रूप से लिबरल कार्य किए गए, फ्लेक्सिबल कार्य हुए, मजदूरों को आराम दिया गया, मजदूर खुश हुए और एक दिन की छुट्टी से जब वो वापस आते थे और जब स्वस्थ रहते थे तो दुगुना एनर्जी से काम करते थे। 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब उसका कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि जिसमें मजदूरों का शोषण किया जाता है, ज्यादा घंटे काम लिए जाते हैं और हमारे इस फैक्ट्री में जो न्यू लुनार्क में स्थापित है, इसमें मजदूरों को सभी सुविधा देते हैं, अच्छा वेतन देते हैं, छुट्टी भी अच्छा खासा देते हैं। उसके बावजूद इस कंपनी का मुनाफा जो है वह ज्यादा गया। यानी इससे इनका निष्कर्ष निकला कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। यानी जब तक आपके श्रमिक संतुष्ट नहीं होंगे, बढ़िया वर्क करके नहीं देंगे, तो इनका यह मानना था और एक अच्छा प्रयोग था। लेकिन यह प्रयोग जब अगली बार किया गया तो यह असफल रहा, क्योंकि मजदूर भी अब धीरे धीरे कामचोर होने लगे और आदी हो गए, बहाना बनाने लगे, जिसका नतीजा हुआ कि इनकी फैक्ट्री जो है अगले 2-3 वर्ष 4 वर्षों के बाद में आर्थिक नुकसान में जाने लगी। यानी कुल मिला के इनका भी प्रयास असफल रहा। अब एक नए
समाजवादी कार्ल मार्क्स की एंट्री होती है। और ये पिछले जितने यूटोपियन थे, ये लोग नया प्रयास किया था, उनमें मूलभूत अच्छाई, पूर्ण विश्वास के साथ काम किया। लेकिन जरूरी नहीं कि हर प्रैक्टिकल सफल। उन्होंने पूंजी और श्रम के बीच में समस्या के निराकरण पर ज्यादा जोर दिया, और मार्क्स ने इनकी असफलताओं से सबक लिया और सफलता का परचम लहराया। थोड़ा सा इनके जीवनी पर हम प्रकाश डालेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत, राइन नदी के नाम से राइन प्रांत बना हुआ है, राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। इनके पिता हेनरिक मार्क्स एक जाने माने एडवोकेट थे, वकील थे। कार्ल मार्क्स का परिवार यहूदी था, लेकिन बाद में मार्क्स ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया और अपनी विधि की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई बोन विश्वविद्यालय जर्मनी से किया। तत्पश्चात 1836 ईस्वी में ये बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां इनकी मुलाकात मार्क्स हीगल से हुआ, और ये मार्क्स हीगल से इतने प्रभावित हुए कि इनके जीवन में एक नया मोड़ आया। 1843 ईस्वी में लगभग 25 साल की उम्र में अपने बचपन के मित्र जेनी से इन्होंने शादी किया, और ये हमेशा महान दार्शनिक मोंटेस्क्यू, ये मोंटेस्क्यू के विचारों और रूसो के विचारों से प्रभावित थे। ये मोंटेस्क्यू जो फ्रांस के जज हुआ करते थे, और रूसो भी एक महान विचारक थे। तो ये मोंटेस्क्यू, इनकी एक पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसका इन्होंने बारंबार अध्ययन किया, इनके जीवनी को पढ़ा। और रूसो की पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा। इन दोनों पुस्तकों का इन्होंने बारंबार अध्ययन किया, और इनकी जो विचारें थी इनको अपने दिल में उतारा, और इसका भी इन पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स बर्लिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, और इनसे जब मुलाकात हुई तो इनकी दोस्ती इतनी गहरी बनी कि संपूर्ण जीवन इनकी दोस्ती बरकरार रही। फ्रेडरिक के साथ इन्होंने 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। यह साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं, कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो, जिससे समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। ये एक लहर की तरह दौड़ी, हालांकि इसमें बैन कर दिया गया। बैन होने के बाद में मार्क्स को ब्रिटेन भागना पड़ा, और लेकिन ये हमेशा ब्रिटेन में भी फ्रेडरिक एंगल्स इनके लिए खर्चे भेजा करते थे। उपर्युक्त घोषणाओं में, यानी इन साम्यवादी घोषणा पत्र में, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। मार्क्स उन गिने चुने चिंतकों में से एक थे जिन्होंने ऐतिहासिक धारा का व्यापक रूप से प्रभावित किया था, और 1867 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, दास कैपिटल। दास का मतलब होता है गरीब, गुलाम, और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, और इस पुस्तक को हम लोग पूंजी भी कहते हैं। दास कैपिटल 4 खंडों में 4 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई। कुछ वॉल्यूम इसके फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा कंप्लीट किए गए थे, और इस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अंत में इनकी मृत्यु 4 मार्च 1883 ईस्वी को ब्रिटेन में हो जाती। इन्होंने हमेशा श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रयत्न किया। इन किताबों में, दास कैपिटल में, इन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और बहुत सारे प्रयास किए। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, पंच सिद्धांत इसको कहा जाता है, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि समाज 2 वर्गों में विभाजित है, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा गरीब वर्ग। यानी एक जो पूर्ण रूप से शोषित है, उसके पास खोने के लिए बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए संपूर्ण विश्व है। मार्क्स कहते थे कि एक ऐसा समय आएगा जब गरीब शासक होगा, समाज में कोई अमीर कोई गरीब नहीं होगा, सभी बराबर होंगे, सबके पास बराबर संपत्ति होगी, किसी के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। और इस द्वंदात्मक यानी उच्च नीच की खाई, पूंजीपति और श्रमिकों की खाई को द्वंदात्मक भौतिकवाद इन्होंने कहा, और कहा कि जब द्वंदात्मक भौतिकवाद होंगे, यानी 2 वर्ग काफी अंतर पे होंगे, तो निश्चित है एक वर्ग संघर्ष होगा। पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच में हमेशा संघर्ष होगा। और इन्होंने इतिहास की भौतिकवादी पर भी जोर दिया, जिसको हम ऐतिहासिक चरण में देखेंगे। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्यों का वर्णन किया। मूल्य से मतलब है कि किसी वस्तु के उत्पादन में रॉ मटेरियल का खर्च और मजदूरों की मेहनत दोनों जोड़ने पर जो उसकी उचित लागत होगी वह मूल्य है। लेकिन पूंजीपति लागत मूल्य से अधिक में कोई सामान बेचते थे, उसको अतिरिक्त मूल्य कहा उन्होंने। जैसे कोई वस्तु कंपनी को बनाने में 10 रुपए के खर्च आती है, तो उनका कहना था कि मजदूरों के मेहनत से बना है
उस वस्तु का जो मूल्य होना चाहिए वो 10 रुपया ही होना चाहिए। लेकिन अगर उसको 15 रुपया में बेचते हैं तो वह जो 5 रुपया है वह अतिरिक्त मूल्य है, जिसका हिस्सा गरीब को भी मिलना चाहिए जो नहीं मिलता था। और इसी अतिरिक्त मूल्य की बदौलत पूंजीपति मजबूत होते जा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि एक ऐसा वक्त आएगा कि कोई राज्य नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, ना कोई अमीर होगा, ना कोई पूंजीपति होगी, ना कोई राजा होगा, कोई जाति नहीं होगी, सभी एक बराबर होंगे और सबके पास बराबर का अधिकार होगा। और तब जाकर के इस समाजवाद पूर्ण रूप से कारगर होगा, यानी समाजवाद की स्थापना होगी। लेकिन ऐसी बातों से पूंजीपति हंसते थे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यहां तक कि मजदूर और गरीब इस चीज से सहमत नहीं होते थे। इन्होंने पूरा जीवन चिल्लाया कि विश्व के मजदूरों एक हो, द लेबर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। काफी संघर्ष किया इन्होंने। उन्होंने यह भी बताया आदिम युग से लेकर अब तक यह जो वर्ग है कई ऐतिहासिक चरणों में गुजरा है। उन्होंने बताया कि पहले आदिम साम्यवादी युग हुआ करता था। आदिम साम्यवादी का मतलब होता है जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई उच्च नीच नहीं, कोई जाति धर्म नहीं, सभी बराबर। और आदि मानव सभी एक ही ढंग के कपड़े पहनते थे, किसी के पास कोई संपत्ति नहीं, सभी मिल करके भोजन की तलाश करते थे, जानवर को मार करके खाते थे, सभी एक ढंग के कपड़े पहनते थे, पत्ता पहनते थे। यानी उस समय साम्यवादी युग था। यानी प्रकृति ने इस युग की प्रारंभ जब की तो वह साम्यवादी युग से किया था। उस समय साम्यवाद था। इस साम्यवाद के बाद में उन्होंने कहा कि फिर से इस विश्व में साम्यवादी युग आएगा जिसपे लोग हंसते थे। इस आदिम साम्यवादी युग के बाद में दासता का युग आया। लोग थोड़ा सा प्रबुद्ध हुए, उन्होंने गुलाम बनाना शुरू किया, निःशुल्क मजदूरी कराना शुरू किया, बंधुआ मजदूर बनाया और एक दासता का युग चला। दासता के युग के बाद में सामंती युग आया, यानी जमींदारों का युग आया। जमींदारी युग के बाद में पूंजीपति युग आया, यानी पूंजीवादी युग आया, जो अभी चल रहा है। कार्ल मार्क्स ने बताया यह जो पूंजीवादी युग चल रहा है, पूंजीवादी युग के बाद में जब यह चरम पे होगा तो फिर से समाजवादी युग आएगा। यानी उच्च नीच सारे खत्म होंगे, कोई संपत्ति निजी नहीं होगी, सभी संपत्तियों का बंटवारा गरीबों में होगा, गरीबों की एकता होगी। गरीबों में गरीब मिल करके एक नया समाजवाद कायम करेंगे और यह पूंजीपति युग जो है, पूंजीपतियों का युग जो है खत्म होगा। फिर बोला कि समाजवाद जब कायम होगा तो एक ऐसा समय आएगा कि सभी लोग बराबर होंगे। अब थोड़ा सा मैं समाजवाद और साम्यवाद पे चर्चा करता हूं। समाजवाद कहता है कि कार्य के अनुसार जितनी क्षमता उतना कार्य करें और जितना कार्य करेंगे उतना मेहनताना मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति सक्षम है कि हम 8 घंटा काम करें, अगर वह 8 घंटा काम करता है तो उसको 8 घंटे की मजदूरी मिले, यह समाजवाद है। लेकिन कोई व्यक्ति असक्षम है, बीमार है और वह 4 घंटा ही काम करता है और उसको भी 8 घंटा की मजदूरी मिले, या यूं कहें कि कार्य वह 8 घंटा करता है लेकिन उसकी आवश्यकता के अनुसार मजदूरी मिले, यह साम्यवाद है।
कोई व्यक्ति सक्षम है तो वह 12 घंटा काम करे, लेकिन उसको आवश्यकता के अनुसार उसकी मजदूरी मिले, यह साम्यवाद है। लेकिन कार्य के अनुसार अगर मजदूरी मिलता है वह समाजवाद है। तो इन्होंने कहा कि पहले समाजवाद होगा, यह शोषण हटेगा, और समाजवाद जब होगा तो कम से कम सब गरीब मजदूर को उसको मेहनताना मिलेगा, कार्य के अनुसार हक मिलेगा, और जब वो हो जाएगा तो सभी सब संपन्न होने लगेंगे, तो सारे मजदूर एक होंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जाके हम समाज में साम्यवाद कायम कर पाएंगे। मार्क्स जिंदगी भर चिल्लाते रह गए, समाजवाद समाजवाद, दुनिया के मजदूर एक हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समाजवादी आंदोलन के इस क्रम में 1864 में उन्होंने प्रथम बार एक अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल फेडरेशन बनाया, और इस फेडरेशन के उद्घाटन में कार्ल मार्क्स ने महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा कि ये मजदूर जो है अपनी गरीबी खुद दूर कर सकते हैं, खुद के प्रयत्नों से। उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, उससे या मशीनों के सुधार से, उद्योग में विज्ञान के प्रयोग से, या उत्पादन कला में सुधार से श्रमिकों को स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं है। इसीलिए उसका अंतिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि पूंजीवाद का विनाश हो, और जब पूंजीवाद का विनाश होगा तब जाकर के गरीबों मजदूरों को बराबर हक और सामाजिक न्याय मिल पाएगा। उन्होंने नारा दिया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यानी राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर नॉट पॉसिबल, and duties without rights are not possible। अर्थात अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। जब तक आपके पास अधिकार नहीं मिलेगा आप कौन सा कर्तव्य निभाएंगे, और जब तक आप कर्तव्य नहीं करेंगे तब तक अधिकार कहां से मिलेगा। उनके कहने का मतलब यह था कि आपके पास कोई अधिकार नहीं, और अधिकार नहीं है तो आप अपना कर्तव्य कीजिए, और जब आप कर्तव्य करेंगे तो आपको अधिकार एक न एक दिन जरूर मिलेगा। आगे चल करके उन्होंने 14 जुलाई 1889, यह डेट याद करेंगे और थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। यही 14 जुलाई 1789 यानी ठीक 100 बरस पहले फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। बास्तिल के किले का पतन हुआ था, और उसके 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1889 ईस्वी में पेरिस में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें देश विदेश से लगभग 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का नाम दिया गया। और इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाजवाद के
तेजी से विस्तार का द्योतक, यानी यही संघ से, यही दूसरे संघ से, सम्मेलन से मार्क्स का जो विचार था यह वैश्विक स्तर पर फैला। और इस सम्मेलन में 1 मई का दिन जो है मजदूरों की एकता के दिवस में मनाने का निर्णय लिया गया। और यह भी मांग की गई कि मजदूरों का जो कार्य होगा वह 8 घंटे का होगा। और 1 मई 1890 को अमेरिका और यूरोप के सभी मजदूरों, श्रमिकों ने एक वैश्विक हड़ताल किया। और उस हड़ताल के दिन को, यानी 1 मई 1890 को मजदूर दिवस के रूप में मनाया। और घोषणा हुआ कि उस दिन से पर वर्ष, यानी प्रतिवर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। और तब से आज भी 1 मई को जो मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूरों की एकता के लिए, मजदूरों की भलाई के लिए, मजदूरों के हक के लिए। और इसका श्रेय जाता है कार्ल मार्क्स को। मार्क्स पूरे जीवन या जोर जोर से चिल्लाते रहे पूरे विश्व में घूम घूम कर कि लेबर ऑफ द वर्ल्ड बी यूनाइट, लेबर ऑफ द वर्ल्ड बी यूनाइट। बट न मजदूर एक हो सके, न श्रमिक एक हो सके। और इस प्रकार 64 वर्ष 65 वर्ष जीवन के जिंदगी जीने के बाद कार्ल मार्क्स मर गया। और उसके मरने के बाद में इसमें भी वही ठप्पा लगा जो पूर्व के सेंट साइमन, फॉरियर, लुई ब्राम और रॉबर्ट ओवेल पे लगा था कि यूटोपिया है। कार्ल मार्क्स के मरने के बाद भी इस पे वही दाग उंगली उठने लगा। कितने वर्ष चिल्लाने के बावजूद भी मजदूरों को एक नहीं कर सका। एक वैश्विक पहचान तो बनाया, लेकिन जो चाहता था वह नहीं कर सका। कहीं ये भी तो यूटोपिया नहीं। लेकिन आगे एक ऐसा फॉलोअर होगा जो कार्ल मार्क्स के बाइबल को, यानी दास कैपिटल को लगभग 10 बार पढ़ता है। और पढ़ने के बाद में कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को 100% फॉलो करता है। और फॉलो करके वह रूस की क्रांति लाता है। और रूस की क्रांति में कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के अनुसार वहां शासन स्थापित होता है, जिसका नाम था लेनिन। हम इसको अगले चैप्टर या रूस की क्रांति पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।